चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी के कुछ सवालों की। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो बेसिकली आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका? इस वाली चीज का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाली बात को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। ठीक है, खोल के थोड़ा सा। तो इंटीग्रेशन में i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन में हो जाएगा हमारा ये एक्स क्यूब, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का हो जाएगा ये 2x स्क्वायर। ठीक, और में आएगा प्लस में आएगा x और आएगा आपका माइनस का 2 और क्या आ जाएगा dx। तो जैसे कि हम डिफरेंशिएशन में हर एक चीज का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते थे, सिमिलरली वही बात हमारी यहां फॉलो होगी। यहां पे हर एक चीज का हम अलग अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां पे जो रूल फॉलो होगा, इंटीग्रेशन जो होता है x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू dx, कुछ और नहीं होता बल्कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, पावर में एक जुड़ेगा और डिनोमिनेटर में जो जुड़ के पावर में आएगा वही नीचे आ जाएगा और क्या आएगा प्लस c। ठीक है, तो सेम चीज का बात का ध्यान रखते हुए सेम चीज का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन में देखो हर एक चीज को अलग अलग लिख लो इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे लिख लो एक्स क्यूब इंटू में dx, माइनस में 2 बाहर ले लो और आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx, और आ जाएगा प्लस x dx, और क्या आएगा माइनस का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 dx। ठीक है, ये वाली बात। अब जैसे वहां पे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वाली चीज बाहर आ जाती थी, सेम चीज इंटीग्रेशन में होती है। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 अपॉन में कितना आएगा 4 माइनस 2x क्यूब अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x और क्या आ जाएगा प्लस c। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला पार्ट देखो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस बात का इंटीग्रेशन करने से पहले हम क्या काम करते हैं, इसे थोड़ा खोल लेते हैं। ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab, तो 2ab में क्या बचेगा 2 और आ जाएगा आगे dx। तो जैसे पिछले पार्ट में हमने अलग अलग कर लिया था, सेम चीज हम यहां पे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन में 2। ठीक है, और यहां पे भी ध्यान रखना भाई, बीच में ना सबके बीच में, जैसे कि यहां विद रिस्पेक्ट टू dx जरूर लिखना। ठीक है, ताकि टीचर को मौका ना मिले कि आपके वो मार्क्स काट पाए। प्लस इंटीग्रेशन में 2 dx। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस ये ऊपर गया, इसकी पावर कितनी हो गई -2, -2 में प्लस 1 हुआ तो बचा 1 अपॉन एक्स, और नीचे क्या आएगा -1। तो -1 की वजह से ना, -1 की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस में 2x और आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो डिवाइड कर लो आप या ऊपर से सॉल्व करते हो आप। ठीक, तो मैंने करा क्या, इंटीग्रेशन में देखो ऊपर से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, इन दो चीज में से क्या कॉमन ले सकता हूं एक्स स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1 और प्लस में क्या है x प्लस 1। ठीक, और नीचे क्या है x प्लस 1 और आगे क्या है dx। ठीक, अब मैं पूरे में से क्या कर सकता हूं, मैं पूरे में से कॉमन ले सकता हूं अपना x प्लस 1, तो अंदर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और नीचे बचेगा मेरा x प्लस 1। डिवाइड से बेहद आसान पड़ेगा ये। ठीक है, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 चला गया और इंटीग्रेशन में बचेगा आपका एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन में 1 dx। और इतनी बात का इंटीग्रेशन
कुछ और नहीं बल्कि हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो अपना x होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस सवाल में करना क्या, देखो करना तो इंटीग्रेशन ही है, थोड़ा यहां पे बात अलग हो जाएगी। देखो एक चीज होती है इंटीग्रेशन में, जैसे रूट में है, ठीक है, ax प्लस बी, रूट में क्या है ax प्लस बी, तो और उसका इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो कुछ और नहीं, पावर देखो पूरे की पावर कितनी है 1/2, ax प्लस बी की पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 में प्लस होगा और नीचे भी 1/2 में प्लस होगा 1, और एक चीज और आती है, अंदर वाली चीज का डेरिवेटिव आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, वो जो कितना आएगा a आएगा। सेम चीज का ध्यान रखते हुए यहां पे लगाते हैं हम ये वाली बात। इंटीग्रेशन में देखो इसे मान लो i के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, तो रूट में रूट ना लिख के आप ऐसा करो कि इसकी पूरे की पावर लिख दो, 3x प्लस 5 की पावर में क्या आ जाएगा 1/2 और आगे आ जाएगा dx। तो इस पूरी बात का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 3x प्लस 5 की पावर में देखो 1/2 में प्लस हुआ 1 और नीचे भी 1/2 में प्लस हुआ 1, ठीक, और इस वाली जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक, तो ये हो जाएगा और आएगा क्या प्लस सी, तो i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3x प्लस 5 की पावर में कितना आ जाएगा 3/2 और नीचे भी कितना बना 3/2, तो 3/2 का 2 यहां चला गया और 3 सीधा 9, ठीक, और क्या आ जाएगा प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। देखो यहां पे चाहें तो आप ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो या फिर आइडेंटिटी लगा दो। कहने का मतलब क्या है, ये है अपना a प्लस बी और ये है अपना a माइनस बी, ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में a प्लस बी और a माइनस बी कितने के बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, तो ये हो जाएगा अपना x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और हो जाएगा dx, ठीक, तो इज इक्वल्स टू आई भी ले लेते हैं। ये हो गया अपना इस वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो गया x की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस, देखो ये 4 ऊपर गया माइनस प्लस 1 हुआ तो क्या हो जाएगा नीचे x की पावर 3 और प्लस 4 और ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 नीचे आएगा तो ना माइनस का 3 जो आया यहाँ पे प्लस हो गया और क्या आ गया प्लस सी, ठीक, ये इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले की ओर। यहां पे देखो जब भी आपको ऐसे सिचुएशन नजर आए तो आप सबसे पहले क्या करो रैशनलाइज कर लो चीज को, ठीक, तो हम जब इसे रैशनलाइज करेंगे i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में है x प्लस 4 माइनस x प्लस 4 और माइनस में है हमारा, ठीक, माइनस में है अंडर रूट में आगे x माइनस 3 dx, ठीक, और इसका जब आप रैशनलाइजेशन करोगे, इसका हमें रैशनलाइजेशन भी तो करना है, तो रैशनलाइजेशन जो होगा इसका हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 3 अपॉन में अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस अंडर रूट में x माइनस 3, ठीक है, और आगे क्या आएगा आपका लास्ट में dx, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में जो बचेगा वो ऊपर आएगा अंडर रूट x प्लस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 3, नीचे क्या बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होगा x प्लस 4 माइनस x प्लस 3, ठीक है, तो x से x कट गया तो ये कितना बच रहा है 7, i इज इक्वल्स टू dx और ये बचेगा अपना 7, तो आपने कांस्टेंट वाली चीज बाहर निकाल ली 1/7 जो था, और इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा अंडर रूट में x प्लस 4 प्लस अंडर रूट में x माइनस 3 dx, ठीक है। अब
आपने अलग अलग इंटीग्रेट करना है दोनों चीजों को। तो ध्यान से देखेंगे, i इज इक्वल्स टू 1/7, i इज इक्वल्स टू 1/7, और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में इस वाली बात का अलग होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, इसकी पावर लिख लो x प्लस 4 और पावर में लिखो 1/2 विद रिस्पेक्ट टू dx, प्लस इसके साथ भी 1/7 जाएगा क्योंकि पूरे में मल्टीप्लाई है 1/7 की, पूरे में ही मल्टीप्लाई है 1/7 की, ठीक है। तो 1/7 उसके साथ भी जाएगा, तो 1/7 इंटीग्रेशन में आएगा x माइनस 3 की पावर 1/2 और आ जाएगा dx, ठीक है। तो इतनी बात का इंटीग्रेशन, कुछ और नहीं, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/7, देखो पावर में 1 प्लस होगा 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, तो x प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक। 3/2 का 2 नीचे, सॉरी 3/2 का 3 नीचे रह जाएगा और 2 पर चला जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा, हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे 2, ये 7 ना लिख के हम लिख लेते हैं 2 पर चला गया, और नीचे अपना जो पूरे में बचेगा ना, वो बचेगा अपना 3, ये बचा 21, ठीक है। प्लस यहां पे बचेगा अपना सेम चीज, भाई पावर जो है x प्लस x माइनस 3 की पावर जो हो जाएगी वो 3/2 हो जाएगी, ठीक। और नीचे पहले 1/7 भी था, यहाँ पे 1/7 भी था, तो यहाँ पे भी 3/2 आएगा, तो 2 पर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 21 और प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए हमें इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, पहचान ये होती है कि अगर आपने ये पाया कि जैसे कि यहां पे क्वेश्चन में है कि नीचे वाले को अगर आप t मान लेते हो, जैसे कि मैंने कहा x² प्लस e की पावर 2x को आप t मान लेते हो और फिर उसका डेरिवेटिव करते हो, तो जो होगा क्या होगा 2x प्लस e की पावर 2x का 2 e की पावर 2x और dt का ये हो जाएगा dt बाय dx, ठीक है। क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x करा है, तो इधर आएगा dt बाय dx, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा x प्लस e की पावर 2x और dx की इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू dt, ठीक है। और यहां से आपने dx की वैल्यू निकालनी है, तो dt के अपॉन में हो जाएगा 2x प्लस e की पावर 2x, इतनी सी बात, ठीक है। अब dx की वैल्यू उठाओ और यहां क्वेश्चन में पुट कर दो, तो जब क्वेश्चन में पुट करेंगे हम तो ये बनेगा, देखो इंटीग्रेशन में था हमारा, ऊपर क्या था x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, और अपॉन में क्या है ये वाली बात, और इस वाली बात को ना मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिखा था, इसे क्या मान चुका हूं मैं t के बराबर, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा t इनटू में dx की जो वैल्यू आई वो क्या आई dt बाय 2x प्लस e की पावर 2x, x प्लस e की पावर 2x, और अगर आपको ध्यान से दिख रहा है तो इतनी बात और इतनी बात आपस में कट जाएगी, और जो आपका इंटीग्रेशन बचेगा 1/2 को आप बाहर निकाल लो, और इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1/t विद रिस्पेक्ट टू dt, और 1/t का इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि होता है log मॉडुलस में t, और आ जाएगा प्लस c, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/2 log मॉडुलस में, लास्ट में आपको t की वैल्यू डालनी है। t की वैल्यू क्या है x² प्लस e की पावर 2x और क्या आएगा प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है, अलग सवाल है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो इसे आप i के बराबर मानो, इंटीग्रेशन ऑफ आपको करना है 1/√में x प्लस x dx। तो तरीका यहां पे ये अपनाना है कि सबसे पहले आपने ना इसमें से नीचे से √x कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है √x,
तो जब आप रूट एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस रूट एक्स, ठीक, 1 प्लस रूट एक्स, और यहां बचेगा आपका dx, ठीक है। और इसके बाद करो क्या, आपने रूट एक्स को t मान लो, ठीक, रूट एक्स को आपने t मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव जो हो गया वो हो गया अपना 1/2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 2 रूट एक्स डी टी, ठीक है, ये आपकी dx की वैल्यू आ गई। इसके बाद करो क्या, सवाल में इंटीग्रेशन में देखो क्या रह जाता है, i इज इक्वल्स टू 1 देखो इस वाले को मैं सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, t की वैल्यू इसकी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ इसे की जगह मैं t लिखूंगा। ऐसा क्यों, ध्यान से देखेंगे, देखो लिखा हुआ है रूट एक्स और लिखा हुआ है 1 प्लस टी, इनटू में 2 रूट एक्स और आ जाएगा डी टी, डी एक्स की वैल्यू डाली, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, इस वजह से मैंने उसे चेंज नहीं करा था। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में बचेगा आपका 1 में t प्लस 1 और आ जाएगा dt। तो ये हो जाएगा इस चीज का इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि होगा लॉग मॉडुलस में t प्लस 1 और आ जाएगा प्लस c, और i इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग मॉडुलस में t की वैल्यू क्या आ रही है अंडर रूट x और आ जाएगा प्लस 1 और प्लस c। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सेम सवाल है, लगभग सेम सही है, तो करो क्या, नीचे वाले को ध्यान से देखो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे t मानो, ठीक है, उसे t के बराबर मानो, तो यानी कि 1 प्लस एक्स ई की पावर x को अगर हम t मान लेते हैं, उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लग जाएगा। तो चेन रूल के हिसाब से यहाँ पे आपका x का पहले 1 आया और फिर क्या रह गया e की पावर x प्लस, फिर e की पावर x एज इट इज आया और e की पावर x का e की पावर x ही हो गया, इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका dt बाय dx, और आपने dx की वैल्यू जो निकाली वो आ गई आपकी dt बाय e की पावर x प्लस x e की पावर x, ठीक। उसके बाद देखो i इज इक्वल्स टू, इसे अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो चाहे तो, या एक काम करो उससे पहले इसी में थोड़ा फेर बदलाव कर दो, dx इज इक्वल्स टू dt बाई e की पावर x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x, ठीक। तो अब लगभग ऊपर नीचे वाली चीज ये वाली सेम बन रही है। तो इसके बाद हमने क्या करा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में e की पावर x और आएगा 1 प्लस x, और नीचे वाली चीज को हम क्या मान चुके थे t, और t का क्या हो रहा है यहाँ पे स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना dt के अपॉन में लिखा जाएगा e की पावर x 1 प्लस x, और ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पे इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt, और इस बात का इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि देखो 2 पड़ जाएगा, -2 हो गया, -2 में +1 हुआ तो बचा आपका 1/t, और माइनस का बचेगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका प्लस c आ जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1 -1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस x e की पावर x और आ जाएगा प्लस c, ठीक है, और यही आपका आंसर कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल देखो, इस सवाल में भी कुछ नहीं करना आपको, ये जो रूट के अंदर जो चीज है x² प्लस 1, इसे अगर मैं t मान लेता हूं तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, और dx की वैल्यू आ जाएगी अपनी dt बाय 2x। इसे यहां उठा के मैं रखता हूं इंटीग्रेशन में, क्या रखता हूं 2x अपॉन में क्या आएगा, देखो पावर में क्या ये क्यूब रूट है ना, तो इतनी वाली बात को तो मैं t कह चुका हूं, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 1/3, और इनटू में क्या आएगा dt बाय क्या आ जाएगा dx की वैल्यू 2x, तो 2x से तो 2x चला गया, तो
आई इज इक्वल्स टू बच रहा है हमारा इंटीग्रेशन में टी की पावर 1/3, तो टी की पावर 1/3 में से ऊपर चली गई तो माइनस हो गई और +1 हो गया, ठीक। और नीचे भी क्या आएगा, -1/3 +1, ठीक है। और इसे आप इस टाइम पे इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, ठीक है। और क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा आपका c। तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेट तो हो चुका है, ठीक है। t की वैल्यू जो हो जाएगी वो अपनी कितनी हो जाएगी, x² + 1, ठीक है। और 1 में से माइनस हुआ 1/3, तो ये आपका बच रहा है 2/3, और 2/3 नीचे भी बचा, तो ये लिखा गया 2/3 का 3 आ गया, 2 ये रहा, और प्लस में आ जाएगा c। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सेम चीज यहां पे है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो e की पावर 2x को माइनस e की पावर -2x को t मान लो। इतने के बाद अब आपने करना क्या है, इसे t मानने के बाद इसका डेरिवेटिव करो, तो e की पावर 2x का कुछ और नहीं, e की पावर 2x इंटू 2, और ये माइनस का 2 आगे आएगा, तो प्लस e की पावर -2x इज इक्वल्स टू dt/dx। और जो dx की वैल्यू हो जाएगी वो यहां से हो जाएगी आपकी dt/2 कॉमन ले लो, तो 2 ये रहा, और e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, इसे यहां उठा के रख दिया, इंटीग्रेशन में है e की पावर में है 2x प्लस e की पावर -2x, और अपॉन में आपने इतनी वाली चीज को कह चुके हो t, इनटू में dt बाय क्या आएगा 2e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, ठीक। और इतने से इतनी वाली बात जो है आपकी कट जाएगी, तो आपका जो ये बचता है फाइनली i इज इक्वल्स टू जो बचेगा इंटीग्रेशन में 1/2 और 1/t, क्योंकि 1/2 तो कांस्टेंट है, उसे बाहर ले आओ, तो और आ जाएगा dt। तो इस चीज का कुछ और नहीं 1/t का होता है log मॉडुलस t प्लस c, और इसमें आप इसकी वैल्यू डाल दोगे तो हो जाएगा log मॉडुलस में क्या आएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x मॉडुलस में प्लस c, ठीक। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल क्या कह रहा है, अब इस सवाल में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्यों, क्योंकि आप यहां फंस जाओगे, यहां पे फंस जाओगे, तो क्योंकि आपका ना ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे है ना नीचे वाले का ऊपर पड़ा है, तो ये क्वेश्चन अलग मेथड से होगा। तो करो क्या, देखो 3e की पावर x -5e की पावर में है -x को हम लिख सकते हैं, इस वाली बात को हम लिख सकते हैं, एक टाइप ऑफ फॉर्म है ये इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो उसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई में नीचे वाला 4e की पावर x प्लस 5e की पावर -x प्लस b, और आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ किसका, नीचे वाले का, यानी कि 4e की पावर x प्लस 5e की पावर -x, इतनी सी बात, और इसका डेरिवेटिव करके लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3e की पावर x माइनस 5e की पावर -x, और ये एज इट इज आएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ना पहले a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना 4ae की पावर x प्लस 5ae की पावर -x प्लस, और इतनी चीज का जो डेरिवेटिव आएगा ना b, ठीक, इतनी चीज का जो डेरिवेटिव आएगा वो कुछ और नहीं 5e की पावर x और -5e की पावर -x, ठीक है। अब देखो ये डेरिवेटिव आ गया, इसमें भी आप b की मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो जब b की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 4b, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 4b e की पावर x, और वहां पे क्या हो जाएगा हमारा 5b e की पावर -x, 5b e की पावर -x, ठीक है।
अब इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें कोफिशिएंट्स उठाने होते हैं। देखो अगर इसे मान लो जैसे x की टर्म्स में, e की पावर x की टर्म्स में ना मान के x की टर्म्स में मान लेते हैं, तो देखो e की पावर x का इधर कोफिशिएंट कितना है 3, ऐसे ही e की पावर x उधर 1 कर लो, 1 बना लो। कैसे, कहने का क्या मतलब है मेरा, e की पावर x इधर जैसे 1 है, इधर e की पावर माइनस वाली जो चीज है वो 1 है, तो इसमें से और क्या कहते हैं आप, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, एक तो आ जाएगा अपना e की पावर x ही ले लो, ठीक है, तो 4a प्लस 4b और आपका बचेगा e की पावर x। सिमिलरली इस वाली चीज में से और इस वाली चीज में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, प्लस में e की पावर माइनस x आपने कॉमन ले लिया, तो ये आपका बचेगा 5a, ठीक है, 5a और माइनस 5b, ये वाली बात बची। और आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ e की पावर x एंड e की पावर माइनस x। तो आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा, ठीक है, तो इधर e की पावर x का कोफिशिएंट क्या है 3, वो बराबर होगा इसके कोफिशिएंट की, यानी कि 4a प्लस 4b, ठीक, इसमें से आपने 4 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो ये हो जाएगी इक्वेशन जो हो जाएगी 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 3/4, 4 कॉमन लेके नीचे भेज दिया। एक बात तो ये आई। सिमिलरली आपने जब e की पावर माइनस एक्स को कंपेयर करा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 5, इधर e की पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है -5, और उधर क्या है आपका 5a माइनस 5b, और यहाँ से आपने 5 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ठीक, ये आपकी एक इक्वेशन ये आ गई। अब आपने करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये होगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4, और क्या आएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो जब ऐड करा तो b से b गया, तो ये हो गया 2a इज इक्वल्स टू, यहां बच रहा आ जाएगा 3/4 माइनस का 1, ठीक है, तो 2a इज इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस का 1/4, और a इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 1/8, ठीक है, तो हमारी ये a की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या था 3/4, यहां पे आपने a की वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल्स टू 3/4, और b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3/4 प्लस 1/8, जो कितना आ जाएगा अपना b इज इक्वल्स टू 7/8, ठीक है, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। अब आगे करना क्या है, आपके सामने a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ठीक है, इन्हें उठा के आपने यहां पुट करना है। यहां कहां पुट करना है, जब आप इसका डेरिवेटिव करके लिख दोगे अगले स्टेप में। कहने का मतलब क्या है, देखिएगा भाई, देखो मैंने क्या काम करा था, मैंने 3e की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x को मैंने लिख लिया था, क्या लिख लिया था, a में आगे है 4e की पावर x प्लस 5 माइनस e की पावर x, ठीक है, यही तो चीज थी, 3 की पावर x माइनस 5e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू लिख लिया था a 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x, और क्या आएगा, प्लस में आएगा b, और इस वाली चीज का डेरिवेटिव क्या आ गया था हमारा 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x, ठीक, इस वाली चीज का डेरिवेटिव, और बीच में ना, बीच में माइनस आएगा भी, यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि माइनस आएगा डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। अब आपको a और b की वैल्यू पता है, a जो है वो हमारा है कितना माइनस का 1/8, और b जो है वो है हमारा कितना है 7/8, तो आपने a और b की वैल्यू रख दी। इसके बाद इंटीग्रेशन में जो आपका बनेगा, न्यूमरेटर की जगह मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, माइनस का 1/8 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस x प्लस 7/8
और लिख सकता हूं मैं 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस x, ठीक। और पूरे के अपॉन में आएगा हमारा 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x, और क्या आ जाएगा जी dx, ठीक है। डिनोमिनेटर को सेपरेट करा हमने, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद ये माइनस का 1/8 को मैंने बाहर बुला लिया क्योंकि कांस्टेंट था। जब इसके नीचे ये लिखा जाएगा तो 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x अपॉन में आएगा 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x। तो ये वाली बात और ये वाली बात तो आपस में कट जाएगी। यहाँ क्या बचेगा dx प्लस 7/8 बाहर आ जाएगा, और इसके नीचे ये लिखा जाएगा तो हो जाएगा 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस x अपॉन में 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x और dx। इतनी चीज का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो सकता है। इसका तो कितना आ जाएगा 1। यहां पे नीचे वाले को अगर हम t मान लें, कहने का मतलब क्या है, 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x को अगर मैं t कह देता हूं तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस x इज इक्वल्स टू dt बाय dx। और dx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी dt बाय 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस x। उसे उठा के यहाँ रख दो तो देखो i इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 1, और 1 का क्या होता है x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू चल रहा है x, तो ये माइनस का 8 बाय x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7/8, और इंटीग्रेशन में देखो 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस x अपॉन में 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर प्लस 5 e की पावर, इसकी जगह एक काम करते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, डिनोमिनेटर में t लिख देंगे ना, तो इसकी जगह ये आ गया, और यहां पे क्या आएगा dt बाय 4 e की पावर x माइनस 5 e की पावर माइनस x, और ये जो है आपस में कट जाएंगे। तो हमारा जो फाइनली बचा i इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 8 प्लस 7/8, और यहाँ पे क्या बच रहा है 1/t। 1/t का क्या होता है log t, और log t में t की वैल्यू डाल दो मॉडुलस में, क्या हो जाएगी 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x प्लस 5 e की पावर माइनस x, और आ जाएगा अपना प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बेहद आसान है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 13 को t ले लेता हूं तो इस बात का डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं बल्कि ये होगा 2x माइनस 3 अपॉन इज इक्वल्स टू dt बाय dx, और dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना dt बाय 2x माइनस 3, ठीक है। अब क्या करना है आपने, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे वाली चीज को मैं t कह चुका हूं, यहां पे क्या आ जाएगा dt बाय 2x माइनस 3, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा 1/t। 1/t का क्या होता है log t, और log t का कुछ और नहीं बल्कि t की वैल्यू डाल दो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 13 प्लस c। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। देखो अगले वाले पार्ट में अगर मैं स्क्वायर के अंदर जो चीज है, ब्रैकेट में जो चीज है, उसे मैं t की तरफ यानी कि t मान लेता हूं, और अगर मैं t मान लेता हूं तो इस बात का जो डेरिवेटिव होगा वो कुछ और नहीं, देखो 1 का तो हो जाएगा 0, तो log x का क्या होगा 1/x, तो यहाँ पे क्या आएगा dt बाई dx, और यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई x dt, और इंटीग्रेशन में जो बचेगा हमारा, इंटीग्रेशन में देखो इतनी बात को तो मैं t कह चुका हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर, और ये रहा x, और यही रहा यहाँ पे dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx की आ गई x dt, तो x से x गया, तो i इज इक्वल्स टू बच रहा है मेरा, क्या बचेगा टी स्क्वायर ऊपर गया तो पावर हो गई -2, -2 में प्लस हुआ 1 और डिनोमिनेटर में -2 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस, और ये बचेगा 1/t और आ जाएगा प्लस c।
और t की वैल्यू डाल दो। तो t की वैल्यू डालने पे ये अपना बच रहा है, कितना बच रहा है, 1 प्लस लॉग x प्लस सी, और यही आपका इस वाले पार्ट का आंसर कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। देखो, अगर मैं e की पावर x को t मानता हूं तो उसका लगभग डेरिवेटिव तो है ऊपर, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। ऐसे x की पावर a का भी कुछ ना कुछ डेरिवेटिव तो है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, दोनों को ही t मान लेते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ t मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस x की पावर a इज इक्वल्स टू t। तो हमने करा क्या, a की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है a की पावर x log a, प्लस इसका डेरिवेटिव वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आगे आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dt बाय dx। अब अगर मैं यहां से dx की वैल्यू निकाल के वहां पुट करना चाहूं तो मेरा आंसर में मतलब ये वाली चीज जो है वो कट नहीं पाएगी एग्जैक्टली उस वाली चीज से, हर बार कट जाती है। तो थोड़ा सा मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा चीजों का। क्यों, देखो यहाँ पे a की पावर x माइनस 1 है, यहाँ पे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या काम करा, पूरी इक्वेशन में थ्रू आउट द इक्वेशन मैंने a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, a से डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर जाएगा, तो बेस सेम है तो पावर में से -1 log a प्लस इससे ये कट गया तो ये क्या बच रहा है, x की पावर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a dt बाई dx। ठीक है, तो यहां से फिर से मैंने dx की वैल्यू निकाली और जो dx की वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई 1 अपॉन a इनटू में क्या आएगा, dt बाय, ये नीचे आ जाएगा पूरा, a की पावर -1 log a प्लस x की पावर में a माइनस 1। ठीक है, a माइनस 1। ठीक है, अब इसे उठा के मैंने यहां रखना है, तो यहां देखेंगे भाई i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन में a की पावर x माइनस 1 log a, ऊपर वाले को मैंने ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दिया, x की पावर में a माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा, नीचे वाले को मैं क्या कह चुका हूं, t कह चुका हूं, इनटू में आएगा dt, dx की वैल्यू क्या आ रही है, dt बाय, और 1 अपॉन a भी है तो 1 अपॉन a को आप पहले बाहर कर लो। ठीक, क्योंकि कांस्टेंट है, कुछ फर्क पड़ने का ही नहीं। तो a की पावर x माइनस 1 और आएगा अपना log a, और क्या आ जाएगा, प्लस x की पावर में a माइनस 1, और इतनी बात जो है आपस में कट जाएगी। तो ये आपका बचेगा i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a, क्या बचा, 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का क्या होता है, log t, और log t में t की वैल्यू डाल दो, तो वो कितना है, a की पावर x प्लस x की पावर a प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले पार्ट का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। तो देखो कैसे करना है इसे। सबसे पहले आप क्या काम करो, ये ऐसे लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, यानी कि एक बार 1 के नीचे फिर और एक बार 2x के नीचे। तो आप लिख लो इसे 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और माइनस का देखो यहां पे आपने जब सेपरेट करा तो इंटीग्रेशन भी तोड़ लिया हमने, माइनस का इंटीग्रेशन में हो जाएगा 2x अपॉन में इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और जो इतनी बात है ना, इतनी बात जो ये असल में फॉर्मूला है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो इतनी बात का इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हो सकता है। वो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो इस बात का हो जाएगा log में आएगा अपना मॉडुलस में x प्लस अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और आ जाएगा अपना, ठीक है, इतनी सी बात मॉडुलस, माइनस बच रही है ये वाली बात। इस वाली बात के लिए अगर अंडर रूट वाली जो चीज है मेरी, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं अगर t कह देता हूं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, और dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt बाय 2x। ठीक, तो ये बचेगा अपना, देखो इंटीग्रेशन में 2x
और नीचे को क्या कह चुका हूं मैं, टी, तो रूट टी इंटू में क्या आएगा डी टी बाय 2x, तो 2x से 2x कट गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो बच रहा है i इज इक्वल्स टू लॉग, ये तो हो चुका है, x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड्यूलस माइनस, ये ऊपर जाएगा, पावर को क्या हो गई माइनस का 1/2, माइनस के 1/2 में हुआ +1, तो फिर भी कितना बचा 1/2, यानी कि रूट में बचेगा आपका 1/t, पहले लिख लेते हैं 1/t, ठीक। और नीचे भी कितना आएगा 1/2, तो 1/2 का ये 2 ये आ गया और प्लस c आ गया। तो i इज इक्वल्स टू बच रहा है लॉग मॉडुलस x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस -2, और रूट में t की वैल्यू डाल दोगे तो t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आ जाएगा प्लस c। ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट जो है वो एक तरह की फॉर्म है, ठीक है। नीचे बेसिकली रूट में क्या है क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक को, जो क्वाड्रेटिक को है पहले आपने क्या करना होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर तब बन पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर तब बन पाएगा जब आपका एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। तो पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गायब करना पड़ेगा, और वो गायब कैसे होगा, तो देखो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में है ये अंडर रूट में 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक, 2x माइनस 1। अब गायब कब हो पाएगा, जब आप अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर में, अंडर रूट 3 से डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपने लिखा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में, ठीक है, इंटीग्रेशन में आपने लिखा, देखो मल्टीप्लाई वाला तो 1/√3 ये रहा, इंटीग्रेशन में आपने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट। अब जो 3 था ना, रूट वाला 3 जो डिवाइड में था, इसके नीचे जो डिवाइड में आया होगा वो अंदर चला गया, तो देखो यहां से तो यहां कट गया होगा, तो ये बचा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 बचा x और माइनस का 1/3 बचा, ठीक। फिर आपने क्या करना है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 10th क्लास की बात है। इस x का कोफिशिएंट जो होता है उससे 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x, इसके साथ कुछ नहीं करना आपने, जो मल्टीप्लाई करके आया 2/3 के मल्टीप्लाई करके कितना आया, क्या कहते हैं 6 आ गया, ठीक, 2/6 आ गया, 2/6 यानी कि आपका 1/3, 1/3 का आपने स्क्वायर जो है वो प्लस कर देना है, और 1/3 का ही स्क्वायर आपने रूट के अंदर माइनस कर देना है, और ये रहा आपका माइनस का 1/3, ठीक है। तो अगर इतनी वाली बात को हम ध्यान से देखेंगे, इतनी वाली बात को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट में 3 इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आएगा पूरा x प्लस कितने का 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहां पे क्या बच रहा है अपना, ये बच रहा है आपका माइनस का 1/9 और ये बच रहा है माइनस का 1/3, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो इसे जब सॉल्व करोगे i इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3, और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में जो आएगा वो आएगा रूट में क्या आएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम आ गया अपना 9, -9 और आगे अपना 1 और आगे अपना कितना 3, ठीक है। तो ये हो गया अपना 4/9, ठीक है, 4/9 हो जाएगा, इसे ढंग से लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा अपना 4/9, और 4/9 न लिख के ना, इसे हम एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमारा यहाँ फॉर्मूला बनेगा 2/3 का
होल स्क्वायर, ठीक है, 2/3 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा 1/√3, ठीक। इंटीग्रेशन में ये बन रहा है रूट के अंदर x² माइनस a², तो वो कुछ और नहीं होता है लॉग मॉडुलस x, यानी कि ये वाली चीज x प्लस 1/3 और आ जाएगा अपना क्या कहते हैं प्लस में रूट में, ठीक। सेम चीज लिख दो, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक, मॉडुलस प्लस सी। और आप चाहें तो इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आंसर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। तो देखो हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ द फर्म इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इज MR इज इक्वल्स टू दे रखा है 40 माइनस 10x²। आपको क्या दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है और कह रखा है वेयर x इज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड द टोटल रेवेन्यू इज 120 एट 3 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। उसमें मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन वगैरह की बात करी गई है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो निकलता कब है, जब आप रेवेन्यू का, ठीक है, जब आप रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर देते हो, ठीक है, तो आपका क्या निकलता है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब वो आपसे जानना क्या चाह रहा है, रेवेन्यू फंक्शन जानना चाह रहा है ना। तो अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन कर दो, अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो मार्जिनल रेवेन्यू का अगर आपने इंटीग्रेशन करा तो रेवेन्यू आ जाएगा। तो देखो आपने ये लिखा अपना मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन 40 माइनस 10x², तो आपने इस बात का इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर दोगे, dx की। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, और ये कितना हो जाएगा 40x माइनस 10x³ अपॉन में क्या आ जाएगा 3 और क्या आ जाएगा प्लस c, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रखा है एंड दी टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है 120 और वो है कितने पे 3 यूनिट्स पे। तो आप करो क्या, जब 3 यूनिट्स वो प्रोडक्शन हो रही है, कितनी यूनिट्स की, 3 यूनिट्स की, तो x की जगह, x क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, तो x की जगह आपने अगर आपने मान लेते हैं 3 रखा तो ये हो गया माइनस का और ये हो गया कहते हैं 27, ठीक, इनटू में 27, 3 का क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। तो जब 3 यूनिट्स आपका प्रोडक्शन कर रहे हो तो रेवेन्यू कितना आ रहा है 120, तो रेवेन्यू की वैल्यू की जगह कितना रख दोगे 120, तो ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 120 और ये कितना है 120, तो 120 से 120 गया, ये बचा 90, ये बच रहा है इधर क्या कहते हैं 90 और इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 90 और ये इज इक्वल्स टू सी। तो आपने सी की वैल्यू निकाल ली। अब मैंने सी की वैल्यू क्यों निकाली, वो कह रहा है मार्जिन, वो फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। तो एग्जैक्ट रेवेन्यू फंक्शन देना है हमें, जहां पे हमें सी को हटाना पड़ेगा, सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो रेवेन्यू फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 40x माइनस 10x³ अपॉन में 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 90। यही आपका आंसर होगा इस वाले पार्ट का, क्वेश्चन का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट, ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, तो ये हो जाएगा अपॉन x अपॉन में अंडर रूट है 2500 प्लस x², ठीक। और हमसे वो जान के रहा है फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन बताना है यानी कि cx, वो कितना हो, वो कब बताना है, इन द एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज 1000 रुपीज,
ठीक है। कॉस्ट फंक्शन बताना है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन बताना है। कब बताना है? इफ द कॉस्ट इज कितना ₹1000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1000। तो सुनेंगे अब जो अपना मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो होता था वो कब निकलता था? वो कब निकलता था? जब हम कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आता है। अब अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। डेरिवेटिव का क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन क्या होता है अपना? एंटी डेरिवेटिव। तो वहां पे अगर आप उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो रिवर्स प्रोसेस हो गया, तो ये हो जाएगा अपना कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मुझे इस बात का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक। और इधर जब इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा cx, लिख लेते हैं, ऐसे तो रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट फंक्शन को, इज इक्वल्स टू, और इतने बात का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन कैसे हो पाएगा? तो देखो पहले एक काम कर लेते हैं, पहले हम 2500 प्लस एक्स स्क्वायर को t कह लेते हैं, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू dt बाई dx, और ये आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt बाई dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2x, ठीक है। और यहां पे ये कितना हो गया? ये cx हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा इधर इंटीग्रेट करने के बाद, और इधर क्या आएगा? देखो इंटीग्रेशन में x और नीचे वाले को कह चुका हूं मैं t, रूट के अंदर जो चीज थी, इनटू में dt बाय 2x, x से x कट गया तो हमारे पे क्या बच रहा है जी? हमारे पे बच रहा है कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/√t। तो 1/√t ऊपर जाएगा तो उसकी पावर हो जाएगी t की पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1, और एक 2 पहले भी था, 1/2 एक पहले भी था, और आ जाएगा प्लस में c। तो cx इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपना, t की वैल्यू डाल देंगे, t की वैल्यू देखो इसे सॉल्व करके कितना आएगा? 1/2, तो t वैल्यू कितनी है? 2500 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां कितना आएगा? 1/2, तो 1/2 ऊपर चला गया तो 2 से 2 कट गया, सिर्फ ये बचा, और क्या बचेगा? प्लस में आपका c। ये तो आ गया जी आपका कॉस्ट फंक्शन, ठीक। अब उसने कह रखा है एवरेज कॉस्ट फंक्शन और दे दो, तो उससे पहले हम c की वैल्यू निकालते हैं। पहले प्रॉपर कॉस्ट फंक्शन तो दे उसे, पहले उसे प्रॉपर कॉस्ट फंक्शन तो दे, तो पहले c की वैल्यू निकालते हैं। अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी मदद से निकलेगी, ठीक है, इसकी मदद से निकलेगी। अब आपने करना क्या है, आपको यह बात पता है कि जो कॉस्ट फंक्शन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो, जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने कोई एक फैक्ट्री ले रखी है किराए पे, ठीक है, रेंट पे, तो अब आप उसमें कुछ काम करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो उसका मालिक है, लोन लेने वाला, सॉरी रेंट लेने वाला, वो हमेशा आपसे क्या कहते हैं किराए तो लेगा ही लेगा, आप उसमें कुछ करो मत करो, ठीक है। तो इसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी, आप यूनिट बनाओ ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं, किराया तो जाएगा ही जाएगा। तो अब अगर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो या ना हो, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी? हमेशा फिक्स्ड रहेगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं x को 0 रख देता हूं, x को 0 रख देता हूं, तो देखो यहां पे कितना हो जाए, देखो ये कॉस्ट फंक्शन की जगह मैंने रखा 1000, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये निकालना है ना मुझे, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है ना, तो यहां पे 1000 ये आ रहा है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट कब निकलती है? जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, तभी तो फिक्स्ड कॉस्ट बता पाओगे, कुछ है ही नहीं। तो यहां पे आपने 0 रख दिया x की जगह, नंबर ऑफ यूनिट्स कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो कितना हो गया? 2500 प्लस 0 और प्लस c, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना बाहर निकल के? ये आ गया 50 प्लस c और 1000, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू कितनी थी, कितने के बराबर थी फिक्स्ड कॉस्ट? 1000 के बराबर, तो इधर 1000 चल रहा है।
तो ये आ गया आपका 950, ठीक है, ये आ गया आपका 950 इज इक्वल्स टू में आएगा आपका C, ठीक है, और आपने उठा के यहां रख देना है, तो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा Cx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2500 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में 950, ठीक, प्लस में 950, ठीक है। और आगे क्या करो, आगे क्या करो, हमें एक चीज और बतानी है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन और बताना है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन के लिए आप करो क्या, एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलता है, जब हम कॉस्ट फंक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से यानी कि x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट फंक्शन जो था ये था, अब इसे ही मैं अगर x से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। तो यानी कि Cx इज इक्वल्स टू, इधर मैं x से डिवाइड कर देता हूं पूरे में, तो ये हो जाएगा 2500 प्लस एक्स स्क्वायर के पूरे के अपॉन में x और प्लस 950 अपॉन में क्या आ जाएगा x, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज कॉस्ट फंक्शन हो गया लास्ट में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, दी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय mc इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 1 फुल स्टॉप, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स इज 7800, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। अब आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, तो कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो अब तक तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, कॉस्ट फंक्शन। क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन। तो इधर तो आ जाएगा Cx इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन इसका कैसे हो, तो ये भी एक तरह की फॉर्म होती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म में हम करते क्या है, इंटीग्रेशन देखो यहां पे क्या कर दो, x के साथ +1 कर दो, -1 कर दो, इंटीग्रेशन में x + 1 dx, ठीक है। तो यहां पे जो है Cx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इंटीग्रेशन में देखो इतने वाले पार्ट को आप अलग कर लो, कितने वाले पार्ट को, ध्यान से देखेंगे भाई, इतने वाले पार्ट को तो आप अलग कर लो और इतने को अलग कर लो, -1 को अलग कर लो और x + 1 को अलग कर लो, फिर आपने इससे इसकी मल्टीप्लाई करी, तो ये हो गया x + 1 और क्या हो जाएगा अंडर रूट में x + 1 माइनस, इस वाली बात का इंटीग्रेशन भी आप अलग ही कर लो, ठीक है, उससे, और माइनस इंटीग्रेशन में क्या होगा, रूट x + 1 dx, और कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन में पावर कितनी हो गई 1 और 1/2 यानी कि रूट x + 1 की पावर हो गई आपकी 3/2 और माइनस इंटीग्रेशन dx भी यहाँ आएगा, ये हो गया x + 1 के बाद आएगा पावर में कितना आ जाएगा 1/2 dx, ठीक। अब आपने इंटीग्रेशन करा तो आप ये पाओगे, पावर में 1 प्लस होगा तो ये हो जाएगा x + 1 की पावर 5/2 और 5 नीचे आया 2 पर आ गया, माइनस यहां पे हो जाएगा x + 1 की पावर में 3/2 इंटीग्रेट होने पे, और जो होगा वो 3/2 तो 2 पर आ गया और नीचे 3 आ गया और यह आ गया प्लस से, तो ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब उसने प्रॉपर जानना चाहे, क्या जानना चाहे, प्रॉपर कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, तो जैसे हमने पहले निकाले हैं पिछले 2 पार्ट में क्वेश्चंस में, सेम चीज हम यहां अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स इज ₹7800 है, ठीक है। तो आप कॉस्ट की जगह कॉस्ट रख दो, ठीक है, तो 7800 इज इक्वल्स टू 2/5, और ध्यान से देखो कितने पे है ये कॉस्ट, जब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है 3, तो x की जगह रखोगे आप 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 की पावर कितनी हो गई 5/2 प्लस
यहाँ पे सॉरी माइनस में क्या आएगा 2/3 और पावर में क्या आ जाएगा 3 + 1 4 और 4 की पावर कितनी हो गई है 3/2। 4 की पावर यहाँ पे हो गई 3/2 और आ गया आपका +c। तो ये हो गया 7800 इज इक्वल्स टू 2/5 और ये आ जाएगा आपका कितना सॉल्व करने पे ये आ जाएगा पावर देखो स्क्वायर 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं स्क्वायर से ये चला जाएगा तो पावर कितनी हो गया 32। ठीक इनटू में आ जाएगा आपका 32 माइनस 2/3 इसके इनटू में आ जाएगा देखो स्क्वायर हुआ पावर क्यूब हुई तो आ गया 8 प्लस c 7800 इज इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा आपका 64/5 माइनस 16/3 और आ जाएगा +c। तो जब आप एलसीएम लोगे इधर तो ये आ जाएगा 7800 इनटू में आएगा 15 एलसीएम लेके मैंने इधर बुला लिया। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 64 × 3 माइनस 16 × 5 और प्लस में क्या आएगा आपका 15c पूरे में एलसीएम लिया है आपने। ठीक है तो जो डिनोमिनेटर में बचा कितना आया एलसीएम 15 आया तो 15 को मैंने इधर भेज दिया ये रहा मल्टीप्लाई में और इधर क्या बचेगा आपका ये हो जाएगा अपना 7880 तो ये हो जाएगा आपका एक सेकंड 1 2 3 और ये आएगा 117। ठीक है थोड़ा अलग अलग हो गया तो 0 0 ये हो गया 117। ठीक है इज इक्वल्स टू ये आ गया 12 और ये आ गया 6 और 1 92 माइनस ये आ गया अपना 0 और ये आ गया 80। ठीक है प्लस 15c हमें तो असल में c की वैल्यू जाननी है तो ये बचेगा 1 क्या कहते हैं 7000 इज इक्वल्स टू बच रहा है ये अपना कितना 2 और 1 1 1 ये आ गया 15c। ठीक है और ये हो गया 17000 माइनस 112 इज इक्वल्स टू 15c और ये बचेगा अपना क्या कहते हैं 1 एक सेकेंड ये बचेगा आपका इधर आ गया 888611। ठीक और अपॉन में बचेगा 15 इज इक्वल्स टू c और आपने ये वैल्यू उठा के ये जो आंसर आ रहा है ना ठीक है ये आपकी c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो फिर और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो cx इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 2/5 और हो जाएगा आपका x + 1 की पावर में आएगा 5/2 और अपॉन में आ जाएगा कितना 5 और आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 और आएगा x + 1 की पावर में 3/2 और प्लस में क्या लिख दोगे आप 116,888/15 यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है एनसीईआरटी में वो आंसर गलत दे रखा है आपका जो लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है समझ उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई हो। ठीक है और जल्द ही इंटीग्रेशन की और वीडियोस आ रही हैं एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड। ठीक है सॉल्यूशंस के ऊपर बेस्ड। चलिए तो आज की बात को यहीं खत्म करते हैं।